स्वागत है आप सभी का रिजल्ट मित्रा पर। मेरा नाम रहबर नवाज है, जिसको आप नवाज सर के नाम से भी जानते हैं, और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल की श्रृंखला में जिसका महत्व प्रत्येक स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन में है, साथ ही साथ इसका आरओ जो आगामी यूपी की आने वाली है परीक्षा, उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में अब तक आपने व्यापक जानकारियां प्राप्त कर ली हैं भारत के भूगोल की, लेकिन आप सबसे थोड़ी सी निराशा है। मुझे थोड़ी सी निराशा इस बात को लेकर के है कि आप वीडियोस पे कमेंट्स अच्छे कर रहे हो, लेकिन वीडियोस की रीच रुक चुकी है। हो सकता है शायद मेरे अंदर कोई कमी हो, या फिर मैं अच्छे से आपको डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ कंटेंट। लेकिन मुझे आप सब पे भरोसा है कि एक दिन आप सब मुझे और बेहतर करने के लिए विवश कर दोगे। लेकिन अगर कहीं से भी आपको ये सीरीज़ और मेरे द्वारा बताई जा रही कंटेंट ज़्यादा महत्वपूर्ण लगती है या कुछ भी इम्पॉर्टेंट लगती है, तो कोशिश करिए कि इसे अन्य अभ्यर्थियों तक भी शेयर करें। आपका एक शेयर मुझ तक आपके प्यार नमस्कार की तरफ ले जाएगा, और मेरे दिल से आप सबके लिए बेपनाह दुआएं निकलेंगी कि आपने इतना काबिल समझा कि इसको लगातार शेयर कर रहे हैं। और अगर पहली बार आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके नवाज सर फॉर इंडियन ज्योग्राफी देखना ना भूलें। उसकी जितनी वीडियो अब तक आ चुकी है उसे ज़रूर देख लें। आज की जो वीडियो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो है प्राकृतिक वनस्पतियों पर, क्योंकि इससे भी रिलेटेड कई बार एग्जामिनेशन में पोर्शन आ जाता है। क्योंकि इन्वायरमेंट का सेक्शन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन में कि उसी के थ्रू आप देखते हैं कि राज्य में जो वन की सेवाएं हैं उसकी भी नियुक्ति की जाती है। ऐसे में फॉरेस्ट सेवा के लिए इन्वायरमेंट की जानकारी होना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसके लिए आपको आवश्यक है कि आप लगातार देखते रहें मेरी इस श्रृंखला को, और यही आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जो है भारत की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। मुझे एक बात बताइएगा, क्या आज तक आपने भारत की प्राकृतिक वनस्पति कहीं से भी नहीं पढ़ी है? यदि पढ़ी है तो आखिर क्या नॉर्मल जानकारी आपने प्राप्त की हुई थी अब तक नेचुरल वेजिटेशन के बारे में? आज की क्लास मैं दावा तो नहीं करता, लेकिन हाँ पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए और यहाँ से आप मैक्सिमम क्वेश्चन डील कर पाओ एग्जामिनेशन हॉल में। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल, आखिर ये वेजिटेशन होते क्या हैं? देखिए, ये जो वेजिटेशन होते हैं ना, ये प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं, यानी इसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता। यानी प्रकृति रूप से विकसित ऐसी वनस्पतियां जो पूरी तरह से जंगलाधीन हो, जिस पे प्रकृति ने उसको लगाया हो, प्रकृति ने रोपे हों, प्रकृति ने ये प्राकृतिक सुंदरता हमें सौंपी हो, वो प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है। इसकी अलग अलग वैरायटी होती है, कहीं सदाबहार वन है, कहीं कटीले वन हैं, कहीं बिल्कुल लाइकेन और मांस उगता है। ये सभी प्रकृति का अपना नियम है और उसकी सजावट है इस धरती पर। लेकिन अगर हमें भारत की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ना है तो हमें ये जानना होगा कि इन वनस्पतियों के उगने का क्या कारण है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। आप ये एरिया देखिएगा ज़रा, ये एरिया देखिएगा, ये पश्चिमी घाट तटीय क्षेत्र है और पश्चिमी घाट पर्वत है। वहीं यहाँ पे देखिए ये रीजन यहाँ देखिए, ये थोड़ा आपको डार्क ग्रीन में दिख रहा होगा, ये हल्के ग्रीन में दिख रहा होगा, ये सारे रीजन्स आपको दिख रहे हैं। यहाँ देखिए ये ब्लू में है, ये हल्के ब्लू में है, रेड कलर है, यहाँ ब्राउन है, यहाँ भी रेड है। ये सभी अलग अलग इंडिकेशंस हैं किसके? देखिए, ट्रॉपिकल मोस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में। यानी ये वाला जो इलाका है ना, ऐसे इलाके जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। क्या होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है। इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि जैसी क्लाइमेटोलॉजी वैसी वेजिटेशन, यानी जैसी जलवायु होगी उसी प्रकार की वनस्पति प्राप्त होगी।
तो यहाँ पे अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो आप देखें कि इस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून, साउथ वेस्ट मानसून SWM यहाँ पश्चिमी घाट पर्वत से टकराते हैं और यहाँ सर्वाधिक वर्षा करते हैं। वहीं यहाँ से बंगाल की खाड़ी की शाखा आगे निकलती है और म्यांमार में अवस्थित अराकान योमा की पहाड़ी से टकरा के दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक तो ये वेस्ट बंगाल पहुँचती है और दूसरी बांग्लादेश होते हुए ये मेघालय की पहाड़ियों से टकराती है और गारो खासी जयंतिया जो त्रिभुज के आकार में हैं, यहाँ बीच में आके ये हवाएं फंस जाती हैं और ऐसे में ये हवाएं पर्वतों से टकरा करके ऊपर उठती हैं और संघनित होकर के बादल बनती हैं और फिर वर्षा की बूंदों के रूप में धरती को प्राप्त होती हैं। और यहाँ पे लगातार बादल पहाड़ियों से घिरे रहते हैं, इसलिए इन क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा देखी जाती है। जैसे मानसिन राम का नाम आपने सुना होगा और चेरापूंजी ये दो स्थल हैं जहां विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। अभी मानसिन राम को डिक्लेयर किया गया है कि वहां सर्वाधिक वर्षा होती है, औसत वार्षिक वर्षा। इससे पहले चेरापूंजी कहा जाता था, वो भी मेघालय में ही खासी पहाड़ियों पर अवस्थित है। खास तौर पे याद करिएगा, ये दोनों खासी पहाड़ियां, गारो खासी जयंतिया, ठीक है। और यही क्रम भी है, पहले है गारो, फिर है खासी और फिर है जयंतिया पहाड़ी। कहाँ? ये देखिए, ये पश्चिम से पूर्व का क्रम है, याद कर लीजिएगा। पहले गारो, फिर खासी, फिर जयंतिया, और खासी पहाड़ियों पर ही अवस्थित है आपका मानसिन राम और चेरापूंजी। तो जहाँ जितनी बारिश उतना वेजिटेशन, ठीक है। अब बताइए, यहाँ पे ये पहाड़ी क्षेत्र है आपका जो कि पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला कहलाती है। जब यहाँ हवाएं टकराई और टकरा करके फिर जब ऊपर उठ के इस तरफ आएंगी तो इनमें नमी की मात्रा कम हो जाएगी ना, हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था। तो देखिए इस इलाके में क्या पाया जाएगा, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन, यानी यहाँ पे सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाएगा। यानी यहाँ पे आप देखेंगे तो पर्णपाती वन पाए जाएंगे। पर्णपाती वन का मतलब जो एक मौसम में आकर के पौधे या वनस्पतियाँ अपनी पत्तियाँ झाड़ देती हैं, गिरा देती हैं, वो कहलाता है पर्णपाती वन का एरिया, ठीक है। फिर कुछ शुष्क क्षेत्र होता है, कुछ उसके बाद ऐसे क्षेत्र होते हैं जो आपके एकदम ड्राई टेम्परेट होते हैं, कुछ अल्पाइन होते हैं, जैसे अल्पाइन वनस्पतियां यहाँ देखिए मिलेंगी आपको, ठीक है। हिमालयन ड्राई टेम्पलेट देखने को मिलेगा आपको अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ देखिए अरुणाचल प्रदेश में। तो जैसी वर्षा वैसी वनस्पति, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। तो देखिए पहली बात यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कि प्राकृतिक वनस्पति में वैसे वनस्पति सम्मिलित होते हैं जो बिना मानवीय हस्तक्षेप के जंगलों में उगते हैं। यह वनस्पति कायिक संरचना और पदार्थों में परिवर्तन करके स्वयं को प्राकृतिक पर्यावरण के अनुकूल बना लेते हैं। ऐसे वन जो मानवीय हस्तक्षेप से दूर रहते हैं उन्हें अक्षत वनस्पति कहते हैं, यानी उन्हें कोई छुआ नहीं है, ठीक है। भारत में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां उपस्थित हैं, जैसे हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति उगती है, तो वहीं पश्चिमी घाट व अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन या फिर इसे ही कहते हैं सदाबहार वन। अब इस शब्द पे जाइए आप, यहाँ आइए, सदाबहार, और इन पिक्चर्स को देखिए। क्या यहाँ कहीं भी आपको धरती दिखाई दे रही है? चारों तरफ से आपको पेड़ पौधों की पत्तियां दिखाई दे रही हैं, एकदम डेंस, काफ़ी सघनता से जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। ऐसे ही वनों को सदाबहार वन कहते हैं जो वर्ष भर हरे भरे रहते हैं और इनकी पत्तियां कभी भी नहीं झड़ती। ऐसा नहीं है, इसमें कुछ पत्तियां अगर झड़ती भी हैं तो बाकी पेड़ पौधों की पत्तियां वैसे ही हरी भरी बनी रहती हैं। तो इस तरह से ये हमेशा सदाबहार लगते हैं। वहीं तटीय क्षेत्रों की बात करें तो डेल्टाई रीजन हमने पढ़ा था। तटीय क्षेत्रों में, डेल्टाई रीजनों में भी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के साथ साथ मैंग्रोव की उपस्थिति देखी जाती है। तो वहीं राजस्थान के मरुस्थली और अर्ध मरुस्थली, ये अर्ध है,
अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की झाड़ियाँ, कैक्टस, कांटेदार वनस्पति और नागफनी जैसे वनस्पति आप देखते हैं। तो सीधा कहा जाए कि मिट्टी और जलवायु में विभिन्नता के कारण भारत की वनस्पतियों में पर्याप्त विविधता पाई जाती है। जैसी मिट्टी, जैसी जलवायु, वैसी वनस्पति। ठीक है। भारत में वन वर्ष के आधार पर यहाँ क्या है ये, भारत में वन वर्ष के आधार पर विविध रूप से फैले हुए हैं। जिन भागों में अत्यधिक वर्षा, यहाँ वर्षा है, ठीक है। भारत में जो वन पाए जाते हैं वो वर्षा के आधार पर विविध रूप से फैले हुए हैं। अर्थात स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि जहां अत्यधिक वर्षा होती है वहां सघन वन होते हैं, डेंस वन होते हैं, ठीक है, डेंस वन होते हैं। और सामान्य वर्षा वाले भागों में खुले वन पाए जाते हैं, यानी ओपन, एक पेड़ यहाँ होगा तो एक पेड़ यहाँ होंगे, एक पेड़ यहाँ होंगे, बीच में झाड़ियाँ होंगी या घास के मैदान होंगे। कम वर्षा वाले भागों में कंटीले वन पाए जाते हैं जिनमें पत्तियां नहीं पाई जाती बल्कि कांटे लगे होते हैं, जैसे नागफनी। ठीक है, नागफनी। ऐसा ये क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं ताकि तेज तापमान की वजह से जो वाष्पीकरण की दर है वो कम हो जाए और ये अपनी थैलियों को मोटा कर लेते हैं, यानी अपने तनों को मोटा कर लेते हैं और पत्तियां कांटे में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है। एक प्राकृतिक संसाधन के रूप में वनों का मनुष्य के लिए व्यापक उपयोग होता है, परंतु जब मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करने के बजाय लालचवश दुरुपयोग करने लगता है तो व्यापक विनाश आता है। इसका सीधा सा एग्जाम्पल मैं आपको एक कोटेशन से देता हूँ। महात्मा गांधी से जब पूछा गया कि पर्यावरण पर आपके क्या विचार हैं, तो महात्मा गांधी का एक वक्तव्य बहुत फेमस है जो यूपीएससी पीसीएस एग्जामिनेशन में जब इन्वायरमेंट से रिलेटेड या ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई निबंध आएगा तो आप वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। महात्मा गांधी ने एक बात कही थी जो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, गौर से देखिएगा। इसको मिटा लेते हैं पहले। महात्मा गांधी ने पर्यावरण से संबंधित बहुत से विचार दिए हैं, लेकिन उन विचारों में प्रमुख रूप से इस वक्तव्यावली को फेमस माना जाता है जिसमें वो कहते हैं प्रकृति के पास, आप सभी नोट करिए, प्रकृति के पास मनुष्यता की आवश्यकता के लिए पर्याप्त संसाधन है, परंतु लालच के लिए नहीं। यानी प्रकृति के पास तो अपरंपार संसाधन है जो मनुष्यता को हेल्प कर सकती है उसके जनजीवन में, लेकिन जब मनुष्य अथाह प्रयोग करने लगता है या फिर अवैज्ञानिक प्रयोग करने लगे प्रकृति का, तब ये प्रकृति अपने संसाधनों को खत्म होता देख प्रकोप की अवस्था में आ जाती है और फिर डिजास्टर चारों तरफ दिखाई देते हैं। ये नदियां ही हैं ना जो हमें पोषक तत्व प्राप्त कराती हैं अपने निक्षेपित पदार्थों के माध्यम से। गंगा जमुना के दोआब में हम रह रहे हैं, कोई गोदावरी कृष्णा के दोआब में रह रहा है। दोआब का मतलब क्या होता है? दो मतलब दो संख्याएं, आब मतलब पानी और उनके बीच के क्षेत्र को कहते हैं दोआब। आब मतलब पानी होता है, ये उर्दू भाषा का शब्द है। ठीक है, तो ऐसे में देखिए यही नदियाँ जो हमें सिंचित कर रही हैं, फसलों के लिए पानी, पीने के लिए पानी उपलब्ध करा रही हैं, वही नदियों पे जब बड़े बड़े बांध बना दिए जाते हैं और अवैज्ञानिक तरीके से उनका प्रयोग किया जाता है, तो जब वर्षाधीन होती हैं ये नदियाँ, तो अपने अंदर जब इनके गाद को साफ नहीं किया जाता है, इनमें लगातार प्लास्टिक कचरे डाले जा रहे हैं, तब ये उफान करती हैं और हजारों और लाखों की संख्या में लोगों को डुबा ले जाती हैं। ये पेड़ पौधे ही हैं जो हमारे लिए फल देते हैं,
ये पेड़ पौधे ही हैं जो हमारे लिए ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन मनुष्य जब जंगलों की यात्रा करने जाता है तो वहाँ आग तापने के लिए लकड़ी जला करके छोड़ देता है, वहाँ चिंगारी पूरे जंगल को जला के राख कर देती है और हजारों लाखों की संख्या में लाखों हेक्टेयर वन भूमि जल के राख हो जाती है। ये अपर्यावरणीय विकास का ही नतीजा है, जिसमें हम सड़कें बनाने के लिए, घर बनाने के लिए पर्वतों पर, जंगली क्षेत्रों पर लगातार वनों की कटाई करते जा रहे हैं। ठीक है, मैं आपको एक रिकमेंड करूंगा, यूं तो जनसंख्या नियंत्रण पे वो वीडियो बनी हुई है, लेकिन आप सभी एस्पिरेंट हैं, सिविल एस्पिरेंट हैं, आप ज़रूर देखिएगा। मैं भारत बोल रहा हूं, मैं भारत बोल रहा हूं। मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ ज़रा कान में हेडफोन लगा के इस क्लास के बाद यूट्यूब पर इसे सर्च करके इस सॉन्ग को सुनिएगा। जनसंख्या नियंत्रण पे बना है, भारत के बहुत फेमस सिंगरों ने इसे गाया है, लेकिन आप इसको सुनिएगा। इसमें वन के बारे में भी कुछ चीज़ें पोर्शन दी हुई है जिसको सोनू निगम ने गाया है, वो वाला पोर्शन सोनू निगम गा रहे हैं। मैं भारत बोल रहा हूँ, ये ज़रूर सुनिएगा आप, आपका दिल दहल जाएगा कि भारत ने हमें क्या क्या नहीं दिया और हम बदले में भारत को क्या दे रहे हैं। तो देखिए, जब अवैज्ञानिक तरीके से प्रकृति का प्रयोग किया जाता है तब प्रकृति भी अपना बदला अवश्य लेती है, जिसका परिणाम क्या होता है? आपदा होता है। आधुनिक युग में जहां जनसंख्या बढ़ने के साथ ही मनुष्य की दैनिक आवश्यकताओं में वृद्धि हुई है, परिणाम स्वरूप आर्थिक उद्देश्यों के लिए वनों के बड़े पैमाने पर काटा जा रहा है। वनों को, वन विनाश की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में वन उन्मूलन का दुष्प्रभाव समस्त जीवमंडल पर भी पड़ रहा है। अब बताइए, यहाँ पर अगर वन को काटा गया तो मृदा कमजोर हुई, फिर उसके बाद वाष्पीकरण की दर पर प्रभाव पड़ा, ऑक्सीजन O2 का लेवल गिरा, CO2 का लेवल बढ़ा, खाद्यान्न उपलब्धता घटी, जनजीवन पर प्रभाव पड़ा, सरकार के राजस्व पर एक्स्ट्रा खर्च पड़ा, यानी राजस्व घट रहा है। फिर उसके बाद राजनीतिक रूप से मुद्दा बना। ये सब देख रहे हैं आपस में कितना जुड़ा हुआ है। मैंने स्टार्टिंग में आपसे एक बात कही थी, जिस दिन कमेंट बॉक्स में एक बात लिख करके आ गई कि सर आपने दावा किया था कि मैं गेहूं के एक दाने से यूपीएससी के हर सब्जेक्ट को जोड़ सकता हूं और पढ़ा सकता हूं आपको, उस दिन देखना किसी अगली क्लास में जिस दिन कमेंट बॉक्स में मिला कि सर गेहूं के एक दाने से हर सब्जेक्ट कैसे पढ़ा जा सकता है, उस दिन मैं आपको बताऊंगा कि सच में पढ़ाई सिविल एस्पिरेंट्स की कैसे होती है, कैसे तैयारी की जाती है। क्या गेहूं का एक दाना हर सब्जेक्ट कवर कर लेगा? कैसे भाई, ये कैसे हो सकता है? देखिए कैसे आपस में ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। साथ ही साथ इसके बाद क्या होगा, जानवरों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, जानवरों पर भी। तो चलिए अब पढ़ते हैं भारत के विभिन्न वनस्पतियों के बारे में। ठीक है, भारत की विभिन्न वनस्पतियों में सबसे पहला पोर्शन आ जाता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का। इसके बारे में हमें पढ़ना है। इस प्रकार के वन की अगर बात की जाए तो यहाँ ऐसे वन उगने के लिए सर्वाधिक आवश्यकता हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताई, दो चीज़ों की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि वहाँ की मिट्टी कैसी है और वर्षा कितनी हो रही है। जितनी ज़्यादा वर्षा उतने सघन वन, जितनी अच्छी मृदा वनों के लिए उतनी ज़्यादा सघन वन। अब मिट्टी में क्या है, अगर मिट्टी फसलों वाली है तो फसल अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि फसलों के लिए ऊपरी मिट्टी का होना अच्छा है, जबकि बड़े बड़े वनों के लिए ऊपरी मृदा में ह्यूमस की नहीं बल्कि उसके दूसरे और तीसरे संस्तर में, जहाँ बड़े बड़े पेड़ों की जड़ अंदर तक जाती है, वहाँ उसे पोषण मिलना चाहिए। यहाँ थोड़ी पोषण मिलेगा उस पौधे को। उस बड़े बड़े, ये जो आप देखिए यहाँ चित्र में देखिए आप, ये इतने बड़े विशाल वृक्ष हैं, क्या इसके जो जड़ होंगी, इसकी रूट्स होंगी सिर्फ यहीं सतह के पास होंगी? नहीं, ये लगभग आधे किलोमीटर तक नीचे गई होगी। तो ऐसे में इसको आवश्यकता मिट्टी के दूसरे और तीसरे संस्तर से पोषक तत्व प्राप्त करने की है।
ठीक है। तो देखिए इस प्रकार के वन कहाँ उगेंगे, लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में तथा जहां का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बना रहेगा वहां पे। यहाँ पे पाए जाने वाले वृक्ष साल भर क्या रहते हैं, हरे भरे रहते हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन के नाम से जाना जाता है। देखिए पूरा हरा भरा है, कहीं से जंगल खाली नहीं है। ये वन बहुत सघन होते हैं और इसमें लगभग 50 से 60 मीटर तक के ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों में मुख्य रूप से ताड़, महोगनी, नारियल, एबुनी, आबनूस, बांस, रोजवुड, रबड़ और बेंत उगते हैं। डायरेक्ट एग्जाम में आएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष नहीं उगता है। देख लीजिएगा, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, यूपीपीसीएस के उठा के देख लीजिए, डायरेक्ट उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से संबंधित नहीं है। और अक्सर ऑप्शन में होता है महोगनी, एबोनी, रोजवुड और आपका आबनूस। ये 3-4 ऑप्शन बिल्कुल रहेंगे आपके, ठीक है। भारत में इस प्रकार के वन लगभग 45 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में उगे हैं। यह वन मुख्यतः पश्चिमी घाट तथा शिलांग के पठार पर तथा उत्तर पूर्वी पहाड़ों पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, लक्षद्वीप, हिमालय की तराई क्षेत्र, कर्नाटक के पश्चिमी भागों में मिलते हैं। पश्चिमी घाट के उत्तरी क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को सोलास वन कहा जाता है। ये भी आया है यूपीएससी में, यूपीएससी ने पूछा है कि सोलास वन कहाँ कहा जाता है, तो सह्याद्री, पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है, सह्याद्री, सह्याद्री कहा जाता है। ऐसे लिखिए सह्याद्री, सह्याद्री। और इसमें ये जो पश्चिमी घाट पर्वत है जो गुजरात से लेकर के तमिलनाडु तक है, 6 राज्यों में, ये भी यूपीएससी ने पूछा है पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 6 राज्यों से। कौन कौन से भैया, यहां सूरत से निकलती है, तो सूरत गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, यहां तमिलनाडु। 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब यही कह रहा है कि ये जो पश्चिमी घाट पर्वत है इसके उत्तरी क्षेत्र में जहां कालसुबई पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, कालसुबई, ठीक है, कर्नाटक में, केंद्रमुख जो लोहे के उत्पादन के लिए जाना जाता है कर्नाटक में, तो ये पूरे इलाके में जो पाया जाता है वन उसको सोलास वन कहते हैं, सोलास वन। अब आपसे अगर एग्जाम में पूछ ले डायरेक्ट कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन निम्नलिखित में से कहाँ नहीं देखा जाएगा, ऑप्शन है पश्चिमी घाट, शिलांग का पठार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और चौथा ऑप्शन दे दे उत्तर प्रदेश, तो आप कहाँ लगाएंगे, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं, पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और एक चीज और बता दूं आपको, पूरे भारत में सर्वाधिक कौन सा वन पाया जाता है, तो पूरे भारत में नोट कर लीजिए, सर्वाधिक वन का क्षेत्रफल पर्णपाती वन का है। ऐसे वन जो अपनी पत्तियां एक मौसम में झाड़ देते हैं, गिरा देते हैं, पर्णपाती वन भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। पर्णपाती वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, यहां देखिए अब कुछ हल्के हो गए हैं, ये वन जो है थोड़े हल्के दिखाई दे रहे हैं। तो ये इस प्रकार के वन उन क्षेत्रों में उगते हैं ना जहां अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से। यह वन सदाबहार वन और आर्द्र पर्णपाती वन के मिश्रित रूप होते हैं। इनमें मुख्यतः साइडर, होल्क और केल नामक वनस्पतियां होती हैं। अब इसी में ऑप्शन दे दे निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के वृक्ष नहीं है, और दे दे साइडर, महोगनी, एबुनी, आबनूस। तो आप क्या लगाएंगे, साइडर लगाएंगे, ठीक है। अब आ गया अगला, सदाबहार वन की विशेषताएं, ये भी पूछ लेता है निम्नलिखित में से सदाबहार वन की क्या विशेषताएं हैं।
तो देखिए इस क्षेत्र की वनस्पति काफी सघन होती है, वृक्षों में बहुरूपता मिलती है, कठोर लकड़ियां यहाँ विशाल मात्रा में पाई जाती हैं जिनका अपना औद्योगिक महत्व है, क्योंकि लकड़ियों से तमाम चीजें बनाई जाती हैं, आप जानते ही हो। यहाँ पर सूक्ष्म जीवों की अधिकता है। ये बताओ इतना सघन वन होगा तो इसमें सिर्फ जानवर ही थोड़ी होंगे, इन जानवरों को मरने पर जो अपघटन करते होंगे वो अपघटक भी होंगे, सूक्ष्म जीव होंगे, चारे होंगे, ठीक है। इसके साथ ही यह 5 लेयर में वनस्पतियां पाई जाती हैं। आप एनसीईआरटी उठा के देखना, पहले छोटे पेड़ होंगे, फिर उससे बड़े पेड़ होंगे, फिर उससे बड़े पेड़ होंगे, फिर एक और बड़ा पेड़ होगा और एक सबसे बड़ा पेड़ होगा जो पूरा आच्छादित किया होगा, फिर इनमें लताएं होंगी अलग अलग, ठीक है। तो ये 5 लेयर्स में पाई जाती हैं सदाबहार वन। इन वनों में दलदली भूमि की भी प्रधानता है। इस क्षेत्र में हाथी, शेर, चिंपैंजी आदि जानवर पाए जाते हैं, ठीक है। गढ़वाल और कुमायूं में पाए जाने वाले ओक वृक्ष के स्थान पर अंग्रेजों ने क्या किया था, चीड़ के पेड़ लगाए थे जो रेल पटरी बिछाने के लिए आवश्यक थे। यहाँ देखिए, यहाँ चीड़ के पेड़ अंग्रेजों द्वारा लगाए गए हैं, ठीक है। दिख रहा है आपको? ये थोड़ा काम नहीं कर रहा है क्या? ये चीड़ के पेड़ लगाए गए हैं, ठीक है। साथ ही साथ अब यहां देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है, थोड़ा मौज ले लीजिए आप लोग। 2 मिनट का मुझे जरा समय दे दीजिएगा, ये दिक्कत क्रिएट कर रहा है। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है पेन टैब में। हाँ अब ठीक है। यहाँ लकड़ियाँ हैं, लड़कियाँ नहीं हैं। साथ ही साथ लकड़ियों का प्रयोग पर्वतीय क्षेत्रों में भवन निर्माण में किया जाता है जो ऊष्मारोधी होती हैं, ठीक है। यानी ये अगर धूप पड़ेगी तो ये धूप से प्राप्त ऊष्मा को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करेंगी, वापस भेज देंगी, ठीक है। फिर है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ये कहाँ होते हैं भाई? आर्द्र पर्णपाती वन यानी वही जो कि सर्वाधिक भारत में पाई जाने वाली वन की श्रृंखला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग हिस्सों में है, पेड़ खाली हैं पत्तों से, ठीक है। आपको पीले कलर के, कुछ हरे कलर के दिख रहे हैं, घास के मैदान बीच में दिख रहे हैं। तो इस प्रकार के वन 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। इन वनों में सागवन, सखुआ, शीशम, महुआ, बांस, खैर, चंदन आदि के वृक्ष जो कि आर्थिक दृष्टि से काफी मूल्यवान होते हैं उगते हैं। यानी सर्वाधिक आर्थिक मूल्य वाले वन कहाँ उगते हैं? तो आर्द्र पर्णपाती वन में उगते हैं, ठीक है। इस प्रकार के वन सह्याद्री के पूर्वी ढलानों पर, प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी पठारी भागों पर, शिवालिक श्रेणी के सहारे भावर और तराई प्रदेश में उगते हैं। हिमालय के गिरिपद यानी हिमालय के जस्ट नीचे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल आदि क्षेत्रों में इसी प्रकार के वन की प्रधानता है। समझ गए आप? फिर है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो इस प्रकार के वन भारत के उन क्षेत्रों में है, मैंने आपसे बार बार कहा कि जितनी वर्षा कम होती जाएगी उतने ही आपको कटीले वन और लाइकेन और मांस की तरफ वन बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच जहां बारिश होती है वहां उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ग्रीष्मकाल शुरू होते ही इन पत्तों की पत्तियां झड़ जाती हैं और घास के मैदान में नग्न पेड़ खड़े हो जाते हैं। इस प्रकार के वनों में पाए जाने वाले पेड़ों में पलास, अमलतास, बेल, अक्सलवुड इत्यादि प्रमुख हैं। अब यहीं से पूछ ले, निम्नलिखित में से कौन शुष्क पर्णपाती वन का एग्जाम्पल है वनस्पति का? पलास, अमलतास, बेल, अक्सलवुड। तो आप ऑप्शन टिक लगाइए, 2 नंबर ले जाइए। इन वनों में ऊंचे पेड़ों का अभाव मिलता है, जबकि अत्यधिक शुष्कता वाले क्षेत्रों में यह वन कटीले और झाड़ी वाले वनों में तब्दील हो जाते हैं। यानी जहां और कम बारिश होती है वहां पे यह झाड़ियों में तब्दील हो जाते हैं। जैसे यहां पे देखिए झाड़ियां दिख रही हैं आपको, ठीक है। अगला है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। भाई ये कहां उगते हैं?
ये 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। इन वनों में कई प्रकार के घास और झाड़ियां पाई जाती हैं और यह दक्षिण पश्चिम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्र सम्मिलित हैं इसमें। इन वनों में पौधे लगभग पूरे वर्ष बिना पत्तियों के रहते हैं, जिनमें कांटों की प्रधानता पाई जाती है तथा यह झाड़ियों में परिवर्तित हो जाते हैं। इनमें पाई जाने वाली प्रमुख प्रजातियां हैं बबूल, बाबुल नहीं है ये, बबूल है, बाबुल का घर नहीं है भाई। बबूल, बेर, खजूर, नीम, खेजड़ी, पलाश और नागफनी। नागफनी का वृक्ष आप देखते हैं, कांटेदार पत्तियां होती हैं, उसके तने काफ़ी गुद्देदार हो जाते हैं ताकि वाष्पीकरण की दर को वो कम कर सके और अपने अंदर वाटर का एब्जॉर्बेशन कर सके, उसको अपने तरफ स्टोर करके रख सके। तो इस प्रकार के जो पर्णपाती वन पाए जा रहे हैं और आर्द्र पर्णपाती वन, वह मुख्यतः पवन विभुमुख पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए दक्षिण पश्चिम मानसून हिमालय के दक्षिणी छोर पर लग रही है, लेकिन जैसे ही हवाएं पास करके उत्तरी छोर में नेपाल और चाइना की ओर जाएंगी तो बताइए यहाँ पे नमी इनकी कम हो जाएगी। तो इस क्षेत्र में, यहाँ पे दक्षिणी क्षेत्र में जहाँ सदाबहार वन मिलेंगे, वहीं यहाँ पे पर्णपाती वन मिलेंगे, पर्णपाती वन और कंटीले वन मिलेंगे। उसी प्रकार से पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला जो भारत के दक्षिण में है और पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला है, तो जब दक्षिण पश्चिम मानसून इसके पश्चिमी क्षेत्र से टकराती है तो इस इलाके में सदाबहार वन मिलता है और इस इलाके को पार करते हुए जब यहाँ नीचे उतरती है तो कम वर्षा करती है तो यहाँ पे पर्णपाती वन मिलते हैं। उसी प्रकार से पूर्वी घाट जब उत्तर पूर्वी मानसून यानी अक्टूबर नवंबर में जब बारिश होगी तो इसके इस इलाके में सदाबहार वन मिलेंगे और यहाँ पे आपको आर्द्र पर्णपाती वन देखने को मिलेंगे। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। पर्वतीय वन, पर्वतीय वन भारत में पर्वतीय क्षेत्र भी है। जैसे आप हिमालय का पूरा रेंज देख रहे हैं, अरावली श्रेणियां देख रहे हैं, विंध्यन श्रेणी है, सतपुड़ा है, पश्चिमी घाट पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत। तो इस वजह से हमें पर्वतीय वन के बारे में भी पढ़ना है। लेकिन जहां दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र जो हैं काफ़ी छोटे हैं, यानी इनकी बात की जाए तो ये 1500 मीटर से लेके 2000 मीटर के बीच में ही हैं, इससे ज़्यादा ऊंचे नहीं हैं। वहीं अगर एवरेज हिमालयन रेंज के पर्वतों की बात की जाए तो 61 मीटर इनका एवरेज है और सर्वाधिक ऊंचाई 8848.86 मीटर है। किसकी ऊंचाई? माउंट एवरेस्ट की। तो सोचिए इस पे कितनी वैरायटीज ऑफ वेजिटेशंस होंगी, वनस्पतियां होंगी। यानी एक ही पर्वत पर अगर ये ऊंची पर्वत श्रृंखला है तो इसके निचले स्थान पर जहां उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मिलेंगे तो इसके जस्ट ऊपर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मिलेंगे, पर्णपाती वन मिलेंगे। वहीं यहाँ पे समशीतोष्ण मिलेंगे, यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय वन मिलेंगे। ऊपर सबसे ज़्यादा मास और लाइकेन मिलेगा आपको। जहाँ एकदम वर्षा नहीं होती है तो वहाँ लाइकेन और मास जमते हैं। ठीक है, तो पर्वतीय क्षेत्र में ऊंचाई के साथ तापमान घटने के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पतियों में भी परिवर्तन देखा जाता है। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों को 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है, उत्तर पर्वतीय वन और दक्षिण पर्वतीय वन। उत्तर पर्वतीय वन की अगर बात करें तो सबसे पहले हिमालय की बात करनी होगी और हिमालय में हम जानते हैं ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय वनों से लेकर टुंड्रा प्रदेश में पाए जाने वाले अल्पाइन वन की भी प्रधानता होती है। अभी मैं बताऊंगा अल्पाइन वन किसे कहते हैं। हिमालय के गिरिपद में जहां पर्णपाती वन पाए जाते हैं, गिरिपद यानी निचले स्थानों में, तो वहीं 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर आर्द्र शीतोष्ण कटिबंध वन मिलते हैं। उत्तर पूर्वी भारत की ऊंची पहाड़ी श्रृंखलाओं, पश्चिम बंगाल तथा उत्तरांचल की पहाड़ियों के इलाकों में चौड़े पत्ते वाले ओक और चेस्टनट के जैसे सदाबहार वन भी मिलते हैं। ठीक है, ओक और चेस्टनट पूछ ले क्या ये दक्षिण भारत में उगते हैं? तो नहीं, ये आपको ओक और चेस्टनट के वृक्ष दे दे। निम्नलिखित कथनों पर ओक और चेस्टनट के आधार पर देखिए, विचार कीजिए। यह दक्षिण भारत में उगता है, यह आपको सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, यह जम्मू कश्मीर में नहीं दिखता, तो आप क्या करेंगे? आप दक्षिण भारत वाले ऑप्शन को गलत मानेंगे, बाकी को सही करेंगे। तो देखिए 1500 से 1750 मीटर की ऊंचाई पर व्यापारिक महत्व के चीड़ के वन उगते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी भागों में बहुमूल्य देवदार प्रजाति के वन भी पाए जाते हैं। ये देखिए सभी देवदार के वृक्ष आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ। ठीक है,
या देवदार की लकड़ी अधिक मजबूत होती है तथा घरों में निर्माण कार्य के लिए भी प्रयोग होता है। वहीं ब्लू पाइन और स्प्रूस वृक्ष ये 2000 से लेकर के 3000 मीटर के बीच में दिख रही है। इस ऊंचाई पर कई स्थानों पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास भी उगते हैं। इससे ऊपर 3000 से लेकर 4000 मीटर की ऊंचाई पे अल्पाइन वन और चारागाह दिखते हैं। अल्पाइन वन और चारागाह, और अल्पाइन वनों में क्या आता है? सिल्वर फर, जुनिपर, पाइन, बर्च और रोडोडेंड्रॉन वृक्ष मिलते हैं। यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि अगर आप अरुणाचल प्रदेश से यात्रा शुरू कर रहे हैं और सिक्किम होते हुए जा रहे हैं तो निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष आप देख सकते हैं? उसमें रोडोडेंड्रॉन का भी ऑप्शन था। तो अब बताइए, ये मैक्सिमम ऊंचाई पे कंचनजंगा की पहाड़ी है, आप देख रहे हैं सिक्किम में, ठीक है। फिर उसके बाद आप अरुणाचल प्रदेश में डाफला, फिर मिकीर, ओबोर, ये सब पहाड़ियां आपको देखने को मिलेंगी। तो ये सर्वाधिक ऊंची पहाड़ियां हैं ना, ऊंचाई बढ़ती चली जाती है पूर्व की ओर। पश्चिम से लेकर के हिमालय की जो श्रृंखला पूरब की ओर आई है उसमें पश्चिम की ओर चौड़ाई ज्यादा है, यानी बहुत चौड़ाई में हिमालय पर्वत श्रृंखला है, लेकिन पूर्व की तरफ बढ़ते हुए वो पतली होती जाती है श्रृंखला, लेकिन ऊंचाई उसकी ज्यादा होती है। जैसे माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, तो ऐसे में ऊंचाई में ये रोडोडेंड्रॉन मिलेगा कि नहीं? और ये एनसीईआरटी का सीधा स्टेटमेंट है। तो एनसीईआरटी को इसीलिए रामबाण कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे अधिक ऊंचाई पर टुंड्रा वनस्पति जैसे मास और लाइक्रेन की प्रधानता देखी जाती है। इस क्षेत्र में ऋतु प्रवास करने वाले समुदाय भी जैसे गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, भूटिया इन चारागाहों का पशु चारण के लिए भरपूर प्रयोग करते हैं। तो कई बार डायरेक्ट इससे भी क्वेश्चन आया, निम्नलिखित में से कौन ऋतु प्रवास करने वाली जनजातियां हैं जम्मू कश्मीर की? तो गुज्जर, बकरवाल, गद्दी ये जम्मू कश्मीर की हैं, भूटिया उत्तराखंड का है, ठीक है। जनजातियों पे भी एक वीडियो आएगी हमारी। हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पतियों में भी विविधता देखी जाती है, जहां इसके दक्षिणी ढलानों पर सघन वन है। अभी मैं बात कर रहा था ना कि हिमालय श्रृंखला कैसे है, मान लो ऐसे है, यहाँ पे आपका दक्षिणी ढलान है और उत्तरी ढलान है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये आपका मान लो ये है हिमालय श्रृंखला, ऐसे है, ऐसे है, ये ऐसे है ना। तो ये वाला हो गया आपका दक्षिणी ढलान और इधर वाला होगा उत्तरी ढलान। तो ये तो चाइना की तरफ पड़ता है, ये भारत और नेपाल की तरफ पड़ता है। इस तरफ दक्षिण पश्चिम मानसून जब पहुंचेगी तो यहाँ ज़्यादा बारिश करेगी ना, यहाँ पार करके नीचे उतरते हुए थोड़ी बारिश कर पाएगी ज़्यादा, तो इधर सदाबहार वन होंगे। वहीं उत्तरी ढालों पर क्या होता है, शुष्क और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में विरल वन पाए जाते हैं, यानी दूर दूर पाए जाते हैं। वहीं दक्षिण पर्वतीय वन मुख्यतः प्रायद्वीप के 3 भागों में मिलते हैं, पश्चिमी घाट में, विंध्याचल पर्वत में और नीलगिरी पर्वत श्रृंखलाओं में, जिसमें विंध्याचल पर्वत श्रेणी यहाँ है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला ये है और नीलगिरी पर्वत श्रृंखला ये है, ठीक है। नीलगिरी पर्वत वो है जहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर के मिलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पानी पीने दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। क्योंकि ये श्रृंखलाएं उष्ण कटिबंध में अवस्थित है। अब ये क्या कह रहा है, हमने आपको पढ़ाया था कि ये जो भारत का मैप है लगभग 8 राज्यों से कौन गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है, और इसके नीचे के क्षेत्र को 0 डिग्री से लेके 23.5 डिग्री नॉर्थ और नीचे 23.5 डिग्री साउथ तक का क्षेत्र क्या कहलाता है, ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन कहलाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जहां वर्ष भर तापमान सामान्य रहता है, ऊंचा रहता है, ठीक है। जिनकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है लगभग 1500 मीटर होती है, इसलिए यहाँ ऊंचाई वाले क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंध और निचले क्षेत्रों में उपोष्ण कटिबंध प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी की पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंध वनों को क्या कहते हैं, सोलास वन के नाम से जाना जाता है।
इन वनों में पाए जाने वाले वृक्षों में मग्नोलिया, लैरेल, सिनकोना, वैटल का आर्थिक महत्व है। अब यहाँ एक पॉइंट पे रोकता हूँ, कई बार आपसे डायरेक्ट पीसीएस एग्जामिनेशन में पूछा है, जाकर पलट के प्रीवियस ईयर देखिएगा पीसीएस का, यूपी पीसीएस में पूछा हुआ है कि कौन से वृक्ष के छाल से मलेरिया और मच्छरों को रोकने के लिए दवा बनाई जाती है, तो सिनकोना की छाल से, सिनकोना जो वृक्ष है उसकी छाल से मलेरिया के लिए दवा बनाई जाती है। अब आ गया ज्वारीय वन। ज्वारीय वन का मतलब क्या है भैया, हम जानते हैं भारत के 9 राज्य जो हैं तटीय क्षेत्रों में रहते हैं, समुद्र के किनारे, यहाँ समुद्र की लहरें आके लगती रहती हैं, तो इन क्षेत्रों में खारापन पाया जाता है नमक की वजह से, इसलिए यहाँ पे ज्वारीय वन पाए जाते हैं। और इन वनों की खासियत यह है कि यहाँ पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन, और ये कभी भी ना, इनकी जड़ें इतनी आपस में जुड़ी होती हैं जाल की तरह से कि ये एक स्ट्रेंथ, एक मजबूत पर्वतशिला की तरह होती है पानी के लिए। ये पानी जब तेज स्पीड से तरंग के साथ आएगी ना, तो उसको रोक करके उसकी तीव्रता कम कर देती है। साथ ही साथ ये नीचे तटीय क्षेत्र की मिट्टी को इतना बांधे रहती है कि समुद्री तरंगे इसे काट नहीं सकती हैं। साथ ही साथ ये बायोडाइवर्सिटी का भी क्षेत्र है। बायोडाइवर्सिटी यानी अत्यधिक यहाँ पे जीव जंतु पाए जाते हैं। ये रॉयल बंगाल टाइगर सुंदरी वृक्ष, सुंदरवन डेल्टा वहां का क्षेत्र है जहां आप देखते हैं रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। साथ ही साथ ये मैंग्रोव वृक्ष बड़ी बड़ी सुनामियों को रोकने में, बाढ़ को रोकने में सहायक होते हैं। ये मैंग्रोव वृक्ष की ऐसी महत्वता है कि ये अपने बीजों को नीचे नहीं गिराते, क्योंकि नमकीन पानी में बीज नष्ट हो जाएंगे, ऊपर ही ऊपर ये क्या हो जाते हैं, निषेचित हो जाते हैं, और फिर ऊपर ही ऊपर नया पौधा निकल जाता है इनकी तनों से। ये इनकी विशेषताएं हैं। और मैंग्रोव वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये भी पूछता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। यह वन मुख्यतः उन भागों में मिलते हैं जहां नदियों का ताजा जल समुद्र जल से मिल जाता है। परिणाम स्वरूप दलदली भाग का निर्माण होता है, जैसे गंगा, गोदावरी, कृष्णा आदि के डेल्टाई भाग में इन वनस्पतियों की उत्पत्ति होती है। इनमें मैंग्रोव, सुंदरी, कैजुरीना, केवड़ा और बेंदी नामक वृक्ष प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। और इसी सुंदरी नामक वृक्ष के कारण जो आपका ये वाला इलाका है, यहाँ पे क्या कहा जाता है, सुंदरवन डेल्टा नाम पड़ा है। सुंदरवन डेल्टा जो नदियों द्वारा निर्मित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, विश्व का, और ये बायोडाइवर्सिटी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी है। इन वनों को अनूप वन भी कहा जाता है। इसमें लगभग 70% भाग पर चावल की खेती आसानी से की जाती है। देखिए पूरे मैंग्रोव वन का यहाँ पे चित्र दिख रहा है आपको, ये तटीय क्षेत्र है, आगे समुद्र दिख रहा है, और ये पूरा इलाका मैंग्रोव वन से भरा हुआ है। इन वनों को डेल्टाई वन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये प्रमुख रूप से डेल्टा वाले क्षेत्र में ही उगते हैं। भारत में मैंग्रोव वन लगभग भारत के दोनों तटीय क्षेत्रों में विकसित हुए हैं, जिनमें प्रमुख रूप से पूर्वी तट पर मैंग्रोव वन की अधिकता है। अगर ये पूछे मैंग्रोव वन सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, तो पूर्वी तट पर पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ डेल्टा का निर्माण नदियाँ करती हैं, ठीक है। मैंग्रोव वन की उत्पत्ति काफ़ी जटिल प्रक्रिया के द्वारा होती है। इनके बीज कभी ज़मीन पर नहीं गिरते, बल्कि ऊपर ही ऊपर अंकुरित हो जाते हैं और नया पौधा निकल जाता है। उनकी जड़ें आपस में जाल की तरह बुनी होती हैं, जिससे सुनामी या फिर तेज लहरें टकरा करके धीमी हो जाती हैं तथा तटीय क्षेत्र में मिट्टी और जनजीवन को कम प्रभावित करती हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आज की पूरी ये प्राकृतिक वनस्पति की जो श्रृंखला हमने पढ़ी आपको समझ में आ गई होगी, आपने पसंद किया होगा। अगर मेरे द्वारा बताई हुई एक भी नॉलेज से आपको लगता है कि प्रीवियस ईयर से मैच कर रहा है, भविष्य के एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप मुझे थैंक यू लिखना ना भूलें। मैं आप सबको आशीर्वाद देता हूं कि कल आप भविष्य के अफसर बने। आप अन्य अभ्यर्थियों तक भी ये प्रयास पहुंचाने की कोशिश करिए, शेयर करिए जितना हो सके। टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर शेयर कर सकते हैं। आप जिस प्रकार से भी चाहें मुझसे बात करना चाहते हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा कर के रहबर नवाज लिख करके सर मैं आपसे बात करना चाहता हूं, कुछ पूछना चाहता हूं, संस्था इंतज़ाम कर देगी उस चीज़ का। आपको आपके सवालों का, आपकी क्वेरीज का जवाब मिल जाएगा। साथ ही साथ आज सोशल मीडिया के दुनिया
दुनिया में हर जगह व्यक्ति उपलब्ध ही है। आप रिजल्ट मित्रा को भी सर्च कर सकते हैं, आप फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी हो रही होगी। देखते रहिए, करते रहिए रिजल्ट मित्रा की बातें और मेरे साथ पढ़ते रहिए भारत का भूगोल। जय हिंद, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब।